हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और इसी में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। बराबर कड़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूं आपके साथ में। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सैंपल पेपर 3 का, जो पूरे सिलेबस पे बेस्ड है फिजिक्स का। फिजिक्स सैंपल पेपर पेपर नंबर 3 जो कंप्लीट सोल्यूशन में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। पूरे सिलेबस पे बेस्ड सैंपल पेपर है और सुपरलेटिव डिग्री का आसान भाषा में फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इसका मैंने टाइटल का नाम दिया है एग्जाम की मोदी मिसाइल। क्योंकि आप इन सारी चीजों को अगर दिमाग में रखते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, तो आपका एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस है सुपरलेटिव डिग्री का आने वाला है। मोदी मिसाइल। जी हां, आगे बात को लेके चलेंगे और कुछ बातें आपको याद दिला दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वन शॉट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डेरिवेशंस के सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ये सब टॉप क्वालिटी वीडियोस हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में। और वन शॉट वीडियो तो पूरा चैप्टर ही है, 2-2, 3-3 घंटे में पूरा चैप्टर, मतलब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको। आप समझ रहे हैं? आप उसका फायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशंस को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं, मोदी मिसाइल स्टाइल के रूप में। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा हाँ, वो तो रही गया, अगर ये अरविंद सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हाँ, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। चलिए बात को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, खैर क्वेश्चन की जगह आपको मालूम ही है 35 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का समय और ये टर्म्स कंडीशन इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रहेंगे, जो आपको मालूम है रीड आउट करने से कुछ खास निकलेगा नहीं। सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-2 नंबर के हैं, इंटरनल चॉइसेस होंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 2 पार्ट है। मेंशन द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड व्हाइल फैब्रिकेटिंग ए पीएन जंक्शन डायोड टू बी यूज्ड एज ए लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी के लिए बात कर रहे हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में यूज की जाती है और इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है हमको, क्योंकि अगर ज्यादा वोल्टेज इसमें चली गई तो ये उड़ जाता है। तो हमको इसकी फैब्रिकेशन में क्या करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। वी हैव टू यूज रेजिस्टेंस, वी हैव टू use resistance in the series to avoid any damage to the LED। टू LED लिख देता हूं और बाकी तो सेंटेंस फ्रेम कर ही लेंगे आप। नंबर 2 पॉइंट मैं और लिख देता हूं। एक तो ये खास बात कि रेजिस्टेंस लगेगा, दूसरा आप इसके टर्मिनल्स को अपोजिट ना लगाएं, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग में अगर लगाएंगे तो एलईडी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बहुत ही लो वोल्टेज पे ये काम करती है, 5 वोल्ट पे ही काम कर जाती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में लगनी चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक, अगर ये इसकी पोलैरिटी यानी P वाला निगेटिव से लग गया और N वाला पॉजिटिव से यानी रिवर्स बाइसिंग में लग गया तो इसका खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर बी क्या पूछ रहा है हमसे, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। What should be the order of band gap of an LED if it is required to emit light in the visible range? विजिबल रेंज में लाइट एमिट करने के लिए एलईडी की जो रेंज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज हमको चाहिए। ये रेंज होगी तो जो लाइट हमको मिलेगी वो फॉल करेगी इन विजिबल रेंज,
विजिबल रेंज, विजिबल रेंज मतलब हमको दिखाई जहां पड़ेगी, क्योंकि अगर दिखाई नहीं पड़ेगी तो एलईडी तो इसीलिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है जो किसी पॉइंट P पर कन्वर्ज करती है। अभी नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ। अभी एक कॉन्वेक्स लेंस को हमने बीच में रख दिया है ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P। यहां से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, 15 सेंटीमीटर। At what point does a beam converge if the convex lens has a focal length of 10 सेंटीमीटर? की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। तो पहले जो बीम थी इस तरह से कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन लेंस लगने के बाद इसका कन्वर्जेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमको पता करना है कि यहां पर इमेज जो बन रही है या जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो एक्चुअली कहां हो रहा है। समझ गए होंगे, फोटोग्राफ आपके सामने मोटी मोटी बन गई है पतली पतली बन गई है। अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग या यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग। तो अब इसके लिए u क्या हो जाएगा? यहां देखिए u है 15, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है, इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे आप इसको। तो u की वैल्यू क्या ले लेंगे? u इज इक्वल टू माइनस की जगह प्लस 15 सेंटीमीटर। और f तो दिया ही है यहां पर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो हमें निकालना है v। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/10 और ये हो गया 1/15। इसको सॉल्व करेंगे 30 हो जाएगा एलसीएम। 3 + 2 यानी 5/30, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/6, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ रहा है। मैंने पिक्चर में भी या डायग्राम में भी आपको ये बात बताने की कोशिश कर दी है। इस तरह से सवाल हो जाएगा, आपके सामने है, और मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। नोट कर लिया जाए, क्या बुराई है? ठीक है, आपने नोट किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मैं हट गया था इतनी देर में, तो आप नोट कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर इस पे आते हैं। 3 पर distinguish between a metal and an insulator on the basis of energy band diagrams। देखिए, मेटल एनर्जी बैंड डायग्राम्स के हिसाब से मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, तो कंडक्शन बैंड या तो पार्शली फिल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस तरीके से नहीं फोटो बना लेते हैं कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड, इसी में लिख दो वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे पार्शली फील्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी मेटल में ये सिचुएशन होती है कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कुछ ऐसी डायग्राम आ जाएगा,
ऐसे बना लीजिए और ओवरलैपिंग कुछ ऐसी कर लेते हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया और कंडक्शन बैंड इधर, ये ओवरलैप्ड वाली सिचुएशन। तो ये दो सिचुएशन होती हैं, दोनों ही सिचुएशन में अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो ओवरलैप्ड है, यानी जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन या तो मौजूद है तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा, या ओवरलैप्ड है वैलेंस बैंड के साथ तो तुरंत ही इसको मिल जाएंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। करंट फ्लो हो सकती है। करंट फ्लो तभी हो सकती है जब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर में करंट को फ्लो करा नहीं सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। कराने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए। तो मेटल्स में ऐसी सिचुएशन होती हैं। और रही बात अगर मैं चर्चा करूं कि दूसरा क्या, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड अलग है और इधर बहुत गैप हो गया दोनों के बीच में, और यहां क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और ये रहा कंडक्शन बैंड। और ये इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन। बैंड गैप भी ज्यादा होता है, एनर्जी गैप मोर देन 3 कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत कोशिश भी कर ली जाती है तो यहां से भी फुदक के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, तो ये सिचुएशन भी खड़ी हो पाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी कहानी ऐसी बनेगी। चलिए, तो काफी हद तक समझ गए होंगे। इसी का एक ऑप्शन भी है इंटरनल चॉइस के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर एंड सेकेंड है सेमीकंडक्टर। तो अगर कंडक्टर होगा तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर के साथ में है तो टेम्परेचर केल्विन में दिखा दो और इधर रेजिस्टिविटी दिखा दो ओम मीटर के साथ। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो ग्राफ आप मोटे मोटे कुछ भी ऐसे बना दीजिए। ये किसका ग्राफ बनाया हमने, ये कंडक्टर का बनाया है। कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब सेमीकंडक्टर में बात कर लें, सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर केल्विन और रेजिस्टिविटी ओम मीटर। यहां पर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी घट जाती है, घटती है, जिससे कि ये फॉल कर जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है, साफ साफ लिख दिया है। ये कंडक्टर के लिए ये डायग्राम आप बना सकते हैं, रफ स्केच है, पूरी तौर पे सही बैठ जाएगा। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी। चलते हैं हमारे ख्याल से सेक्शन बी में, तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये सेक्शन बी में आ जाते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन और ये 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच। इसका भी सुपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, आसानी से बातों को समझेंगे। आइए समझते हैं अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 4। 2 पार्ट नजर आ रहे हैं इसके। तो पहला है 3 फोटोन डायोड्स। तो D1, D2, D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग band gaps of 2.5, 2 and 3 electron volts respectively. Which of them will not be able, ध्यान दीजिएगा not का शब्द है यहां, to detect light of wavelength 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर में कितनी एनर्जी मिलेगी, उसी से तो पता चल पाएगा। तो अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू या SC/λ। तो एक कन्वेंशनल तरीका क्या है, मतलब कि आप जूल वूल में आंसर डाल के निकालें, और एक तेजी से तरीका निकालने का क्या है कि आप यहां पर 12400 और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख दें।
तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल आती खट से, इसको कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है इससे। तो मैं यहां रख देता हूं 12400 और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना है, 500 की जगह 5000 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर है ना, एंगस्ट्रॉम में 5000। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 जीरो तो ऐसे ही मर गए, और डिवाइड कर लीजिए, आधा आ जाएगा 5 से देंगे, ठीक लिखा है क्या, 500 से डिवाइड मारेंगे तो ये कितना बनेगा बेटा, देखो जरा, 5 दूनी 10, 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है, 5 दूनी 10, 24, 5 चौक 20, ठीक है, 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट झट से हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर देखिए कौन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कौन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इसमें देखें तो यहां पर 2.47 D1 और D3 इससे बड़ी है, तो D1 एंड D3 विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, D1 एंड D3 will not be able to detect। क्यों? क्योंकि इनका जो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इससे बड़ा है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इससे बड़ा। केवल D2 विल डिटेक्ट, ओनली D2 विल डिटेक्ट। बात समझ में आई होगी। इतनी एनर्जी का इंसिडेंट रेडिएशन है, और ये 2 से ज्यादा है, इसलिए D2 तो डिटेक्ट करेगा, लेकिन D1 और D3 डिटेक्शन नहीं करेगा क्योंकि इससे कम का है। तो साफ साफ लिख दिया है D1 और D3 डिटेक्शन नहीं करेंगे। दूसरी बात नंबर बी में देखिए, कलर को बदल लेने का प्रयास लिखा वाई फोटो डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। तो फोटो डायोड जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, वर्क इन रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में इनकी जो सैचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन रिवर्स बायस कंडीशन, in reverse bias condition, the change in saturation current is directly proportional to the change in the intensity of incident light। कुछ डायग्राम के तौर पे अगर आप बनाना चाहें तो कुछ रिवर्स बायस कंडीशन में इस तरह का डायग्राम इधर आता हुआ दिखेगा आपको, I1, I2, I3। तो सैचुरेशन करंट आपको क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी है ये, तो I3 विल बी ग्रेटर टू I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, सैचुरेशन करंट, ये करंट है, ये करंट है, तो ये करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो ये रिवर्स बाइसिंग में कंडीशन होती है। ये निगेटिव पोटेंशियल लिख सकते हैं यहां रिवर्स बाइसिंग में। ठीक, इस तरह से बात लिखी, कई जगह बता चुके हैं, फिर से आपके सामने पेश कर दिया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई।
जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिले और बिल्कुल आप जो जो मैंने करवाया अगर वो सब करते हैं, यू विल बी मोदी मिसाइल। तो यहां कहीं रोक लेते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। मेरे ख्याल से ये आ गया है पूरा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग को मूव कर देना चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट द कंडीशन अंडर विच लाइट सोर्सेस कैन बी सेड टू बी कोहेरेंट। लाइट सोर्सेस कब कोहेरेंट कहलाएंगे? बड़ी अच्छी बात है और ये तो पता ही होनी चाहिए। यानी ए पार्ट की बात करें तो दो सोर्सेस को कोहेरेंट तब बोलते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी विथ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। दो सोर्सेस, वो सब लिखा नहीं है, दो सोर्सेस को कोहेरेंट तब बोलेंगे जब वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करें, या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो, या अगर है तो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, ठीक, वैरी ना करे। तो उन सोर्सेस को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। नेचर में कोहेरेंट सोर्सेस नहीं पाए जाते हैं, उनको हमें बनाना पड़ता है। खैर वो सब अलग की बातें हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए, नेचर में कोहेरेंट सोर्सेज नहीं पाए जाते, हमको लैब में बनाना पड़ता है। इंटरफ्रेंस में जो इंटरफ्रेंस YDSC जो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें कोहेरेंट सोर्सेज हम लोगों ने बनाए हैं, नेचर में उपलब्ध नहीं है। ठीक, नंबर बी पर आ गए हैं। कोई अच्छा ये ले लेते हैं इस बार कलर। Why is it necessary to have coherent sources in order to produce an interference fringes pattern? देखिए अगर कोहेरेंट सोर्सेज हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? फेज डिफरेंस वेरी करेगा। जब फेज डिफरेंस वेरी करेगा तो हमें, मान लीजिए यहां पर आपको क्वालिटेटिव समझा रहे हैं, यहां पर कोई फेज, यहां पर दो S1 S2 से कोई पॉइंट P पर फेज डिफरेंस मिल रहा था। अब वो फेज डिफरेंस बदलने लगा। अगर ये बदलने लगेगा तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा आता था, कॉस फाई आता था, जो इंटरफ्रेंस पैटर्न के जो इंटरफ्रेंस टर्म आता है, तो कॉस फाई करके टर्म आता था। यानी यहां पर कॉस फाई की जो एवरेज वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगी ओवर ए वन इंटरवल 0 to 2, वन इंटरवल 0 to 2 पाई कह लीजिए। तो यहां पर आपको पैटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं बना हुआ है, बदलता जा रहा है। जब बदलता जा रहा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न ना मिलके नॉर्मल इल्यूमिनेशन मिलेगा। नॉर्मल इल्यूमिनेशन मतलब जैसे घर में बल्ब की रोशनी मिलती है, एक बल्ब जला दीजिए, दो बल्ब जला दीजिए, दो बल्ब जला तो रोशनी बढ़ गई, ऐसी ही रोशनी बढ़ जाएगी। पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां इस P पॉइंट पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। कभी किसी क्षण डार्क फ्रिंज, कभी किसी क्षण ब्राइट फ्रिंज, कभी किसी क्षण कुछ हल्की डार्क, हल्की ब्राइट, मिल मिला के कुछ नहीं, मतलब रोशनी रोशनी फैल गई, है ना। कोई भी उसमें से समझ में नहीं आया तो रोशनी रोशनी फैल गई, एक नॉर्मल इल्यूमिनेशन मिलने लगा, वेरिएशन खत्म हो गया, उसमें से वेरिएशन वाला पार्ट गुच्छ हो गया उसमें से। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस के लिए हमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिले। अदरवाइज स्टेबल फेज डिफरेंस नहीं मिला, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देन वी विल नॉट गेट इंटरफ्रेंस पैटर्न। क्योंकि इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलने के लिए यहां जो इंटेंसिटी मिल रही है, वो जो मिल रही है वही मिलती रहे ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद, तभी हम देख पाएंगे, नहीं हम झेल ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा तो ठीक है। आगे की बात करें, कहां पहुंचे, सी की बात करते हैं।
नंबर सी लिखा है राइट द कंडीशन ऑन पाथ डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मालूम ही है कि जो पाथ डिफरेंस रहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, डेल्टा एक्स जिसे लिखते हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए n पाई। पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और n की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और इसी तरह बाकी। और इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 2n करके भी लिख सकते हैं, 2n + 1 इंटू λ/2, जहां वेयर n = 1, 0 भी डाल दे तो निकल आएगा यहां। तो इस तरह से वैल्यू डाली जा सकती है, और n + 1 की जगह यहां आप माइनस करके भी वैल्यू डाल सकते हैं और यहां 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू 1, 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2n - 1 λ/2, n की वैल्यू 1, 2 से स्टार्ट कर दीजिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी हो जाती है। तो इस तरह से पूरा जो एक क्वेश्चन था वो सॉल्व होते दिख रहा है। इसको आप नोट कर सकते हैं और समझ तो गए होंगे। तो यहां मैं रोकता हूं, आगे की चर्चा करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 चलने का समय हो गया है। एक एक चीज समझते चलें, जैसे एग्जामिनेशन में आ जाए तो अच्छा सा आंसर कर सकें। और अगर पूरी बात समझ में आ रही है तो लाइक जरूर ठोकिए, जिससे मेरा मोटिवेशन चालू रहे आपके लिए। और अच्छा करेंगे एग्जाम में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बल्कि मैं कहूंगा कि कोशिश करने वालों की जीत होती है। जीत तो उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं। और आप कोशिश कर रहे हैं तो जीतेंगे आप ही, पक्का है, कोई शक नहीं है, और शक होना भी नहीं चाहिए। लगे रहिए बस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन छपी हुई है, ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब ये देखिए 1, 1 मिलके 2 हो गया, 2, 2 मिलके 3, 1 4 हो गया। इस कंजर्व्ड, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व्ड है। कह रहा है फिर भी एनर्जी कहां से आ गई है, हाउ एक्सप्लेन। तो आप जानते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है यहां पर मास डिफेक्ट से, मास डिफेक्ट से। और मास डिफेक्ट से mc² आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। जो मास इसका होता है, जो बाद में मास प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। तो इनिशियल मास, अगर मास डिफेक्ट निकालेंगे तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा आपका, और फिर डेल्टा mc² कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी वहीं से मास डिफेक्ट से ही एनर्जी कम्स फ्रॉम मास डिफेक्ट। इतना आपको मालूम है, पढ़ चुके होंगे, इसमें ज्यादा कानून देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए अगली चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखते हैं बेटा। A convex lens made up of glass of refractive index 1.2 is dipped in turn in, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। इसको एक एक करके किसी मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फिर दूसरे मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब पूछ क्या रहे हैं, विल इट बिहेव एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन द 2 केसेस। अच्छा निकालना पड़ेगा। हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द 2 मीडिया, फोकल लेंथ भी बतानी है।
तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है और फोकल लेंथ बतानी है। तो ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। तो चलिए करने की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि एयर में, इन एयर, हवा की बात की जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/f एयर, लेंस मेकर फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट पे -1, 1/r1 -1/r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, आप इतना जानते ही होंगे। लिख इसलिए दिया कि कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अब आप चाहें तो 1/r1 - r2 को एक तरफ रख के इस पोर्शन को इसके साथ ले लीजिए, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसको 1/r1 - 1/r2 को एक साथ रख लेता हूं और यहां इसको इसके साथ ले आता हूं। तो 1f एयर a म्यू जी -1, और यहां a म्यू जी की वैल्यू 1.5 है, तो यहीं पे लिख देता हूं f एयर 1.5 -1, नीचे 0.5 बचेगा, 0.5 डेसिमल हटाओगे 2 ऊपर चला जाएगा, 1/0.5 का मतलब 2, तो ये वैल्यू हो गई 2/f एयर। ये एक रिलेशनशिप आ गई, हमारे लिए काम की रिलेशनशिप होने वाली है। अब 1.65 में डिप मारा है सेकंड में। तो अब देखिए अगली सिचुएशन, इसी को लेके इस्तेमाल करते हैं। पहला केस लेते हैं। पहले केस में जिस मीडियम में हमने डाला है उस मीडियम की वैल्यू है 1.65, तो 1/FA इज इक्वल टू म्यू जी ए -1, 1/r1 -1/r2, और इसको लिख सकते हैं क्या, म्यू जी माइनस म्यू ए -1, 1/r1 -1/r2। अब यहां से अगर हम देखें तो 1/r1 -1/r2 की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दीजिए यहां पर। तो हम लिख सकते हैं 1/FA इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए a म्यू जी की वैल्यू है 1.5 और a म्यू a इसकी वैल्यू 1.65 -1, और 1/r1 -1/r2 की वैल्यू है 2/f एयर, यानी इंटू 2/f एयर। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं थोड़ा कलर बदल लूं, नहीं तो एक जैसे ही ना दिखाई पड़ने लगे। ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ले लगा के, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/5.5 एफ एयर। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और -1/5.5 एफ एयर। तो एफ ए की वैल्यू क्या आई यहां पर, एफ ए, इसको एडजस्ट करेंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी -5.5 एफ एयर। ये देखिए एफ ए इज इक्वल टू -5.5 एफ एयर। अब एफ ए जो है अपोजिट है एफ एयर के, तो ये डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेवियर शो करेगा। इट विल शो, इट वर्क्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये फोकल लेंथ एयर में तो कन्वर्जिंग लेंस की थी और ये माइनस आ गया है, तो ये माइनस आ गया है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। इस समय ये पहला केस है, डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ आपको ये दिख पा रही है एफ एयर, जितनी भी एयर में थी उसकी इतनी। अभी नंबर 2 सिचुएशन बची है। नंबर 2 में आ जाते हैं। जिस भी
मटेरियल में जिस भी उसमें हमने डिप किया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33। करने का मेथड सेम ऐसे ही है, 1/FB इज इक्वल टू म्यू जी बी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ए म्यू जी अपॉन ए म्यू बी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अगेन वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/FB और वहां जो वैल्यू रखेंगे 1.5 अपॉन 1.33 माइनस 1 और 1/R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी 2/F एयर। फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, व्हाइट कलर ले लेते हैं और वैल्यू आ गई इसकी कितनी, 0.34 अपॉन 1.33 F एयर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी FB इज इक्वल टू 3.91 F एयर। इस समय ये वर्क करेगा कन्वर्जिंग लेंस की ही तरह, क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो इट विल वर्क एज ए कन्वर्जिंग लेंस। एक अच्छा क्वेश्चन और आप पूरी तरह इसको समझ पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ प्लस ही है। तो जैसा रुक जाओ भाई, जैसा F एयर है वैसे ही FB है हमारा, तो ये बिहेवियर इसका कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही होगा। तो ये बात पकड़ में आई होगी, शुरू से ही दिखा देते हैं। एक हॉर्स टाइप का क्वेश्चन था और आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देगा ये। तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन, ये समझदारी दिखानी चाहिए। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं एक कदम आगे। तो आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जिससे आप इसको जैसा आप चाहते हैं जो करना वो कर सकें। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। तो अगले क्वेश्चन इसी का पार्ट है, अगला क्वेश्चन, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away, कैपिटल D 1 मीटर है, तो D की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर मिलीमीटर एंड कैपिटल D है 1 मीटर। What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 नैनोमीटर is used? बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, क्योंकि ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने मीटर इज यूज्ड। फ्रिंज सेपरेशन यानी एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज कितनी दूर है, तो फ्रिंज विड्थ के बराबर ही तो दूरी है। एक फ्रिंज दूसरी फ्रिंज से कितनी दूर होगी, फ्रिंज विड्थ के बराबर। तो बीटा इज, जो कि फ्रिंज विड्थ होती है, डी लेमडा अपॉन डी। डी का मतलब 1 मीटर था, लेमडा है 5 इंटू 500 लिख दो, इंटू 10 की पावर -9, स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, या लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। बस इसमें इतना ही करना था। सोचिए, और में दिया है बच्चों जैसा सवाल और इससे पहले बाहुबली। खैर हमें तो सीखना है, तो उससे मतलब ही नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जब भी एग्जामिनेशन में सवाल आए और करके जो ऑप्शन दिया हो उसमें से देख लीजिए कौन सा सवाल आपके लिए आसान है। किसको, दोनों आ रहे हैं तो किसको करने में समय कम लगेगा। यही तो आपकी चपलता है, यही तो आपकी स्मार्टनेस है।
क्लेवरनेस है, जो भी बोल दें आप, यही तो आपका स्मार्टनेस है कि भाई दोनों सवाल मुझे आते हैं, किस सवाल को करके मैं समय बचा सकता हूं वो आप कर लीजिए। खैर ये तो आप देख पाए होंगे, इसको नोट करें। अगला सवाल करते हैं जो कि होगा, देखते हैं कौन सा, 8वां नंबर। जहां तक ये पहुंच गए, ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपको बुद्धि खोलने में मदद करेगा। देखिए यहां पर पूछा है, इन द फिगर शोन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहां लाल कलर से बना दूं जिससे समझ पाए। ये देखिए दिखाई पड़ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। एट द टॉप ऑफ द सरफेस व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। ये दिख रहा है यहां पर TIR होने के लिए इसका म्यू कितना होगा, ये हमको निकालना है। इंटरेस्टिंग सवाल। ये देखिए यहां पर R है ये एंगल, मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा सा क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल करूंगा। ये एंगल थीटा है और TIR होने के लिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। ये R है, ये थीटा और ये 90 डिग्री है, तो थीटा और R में रिलेशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस R हो गया, या R इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया। इसका इस्तेमाल करेंगे अभी। खैर आप इस बातों को समझ पाए होंगे। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कंडीशन कम से कम होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू हमारी थीटा C से बराबर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरा, R की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। कहां से आई, ये देखिए इस ट्रायंगल को, ये 90 है, इन दोनों का सब 90 होना चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू समझ में आ गई, पकड़ पाए आप यहां से। अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ, साइन आई साइन आर यहां पर लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आर। एक कदम और आगे चलते हैं, साइन आई की जगह साइन आई की जगह साइन आई रहने दीजिए, म्यू की जगह म्यू रखते हैं, आर की जगह हम लिख देते हैं यहां से साइन 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस थीटा। उम्मीद है इस बात को आप पकड़ पाए होंगे। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। और यहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की ये वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। ये भी लिखा जा सकता है। अब यहां पर फॉर TIR हमारा थीटा की वैल्यू थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा C से बड़ा होना चाहिए जब ये 90 डिग्री के बीच में है। जब थीटा हमारा 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है तो हमारा अगर थीटा C से बड़ा है तो साइन थीटा भी साइन थीटा C से बड़ा है। उस सिचुएशन में अब यहां कहानी क्या हो जाएगी, यहां कहानी हो जाएगी, मैं लिखना चाहूं तो, अच्छा एक रिलेशनशिप आपको पता ही है कि साइन थीटा C का जो रिलेशन होता है वो 1 अपॉन म्यू के बराबर होता है। ये तो आपको पता है ही फॉर्मूले के तौर पर। तो यहां साइन थीटा की वैल्यू ये पुट कर देता हूं मैं। देखिएगा मजेदार क्वेश्चन है। साइन थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, और ये ग्रेटर का साइन लगाया और इस साइन थीटा C की जगह यहां से वैल्यू रखी 1 अपॉन म्यू। देखिए जिससे कि आप समझ पाए पूरी बात को। ये वैल्यू रख दी, कलर को चेंज करें थोड़ा सा मजा लिया जाए। अब यहां पे ये वैल्यू हमारी आ गई। अब स्क्वायर कर दे पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर
इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर पॉजिटिव चल रहा है, इसको म्यू स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ग्रेटर देन म्यू स्क्वायर। फिर ठीक है साहब, अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अगर ठीक लिखा है भाई, हाँ सब कुछ दुरुस्त लिखा हुआ है। अब अगर मैं लेना चाहूं, कुछ गड़बड़ी लग रही इसमें, अभी तो ठीक है यार, ये 1 हो जाएगा, वही मैं कहूं यहां ये 1 हो गई वैल्यू। अब साइन यहां पे लिख सकते हो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अब यहां जब हम लोग पहुंच गए, तो अगर हमें TIR करानी है, TIR कितना भी बढ़िया कराना है, तो सभी वैल्यूज के लिए ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ जो लिखना हो TIR हैज टू बी लार्जर, ज्यादा कोई भी वैल्यूज के लिए कराना हो, फॉर ऑल वैल्यू द अबव inequality must be satisfied फॉर ऑल का मतलब क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर आई मैक्स, और इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अगर इसके लिए ट्रू हो जाए तो सबके लिए ट्रू हो जाएगी। तो इस वैल्यू को खींच के हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो ही नहीं सकती। अब ये वैल्यू क्या हो गई, म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक उधर गया 2, यानी म्यू की जो वैल्यू है रूट ले लेंगे तो ग्रेटर देन √2, साफ लिखा है कि नहीं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर हम √2 ले लें तो हमारा TIR होना तय है। ये आंसर आ गया, या प्रूफ कर लिया। यानी ये बहुत ही हॉट्स क्वेश्चन में अगेन है, लेकिन मैंने कहा जब कर ही रहे हैं तो मजबूती से करेंगे। यानी अगर हम लोग मटेरियल म्यू √2 ले लें तो हम कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस डालें यहां पर, ये आई कुछ भी रखें, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, TIR होके ही रहेगा। अगर म्यू की वैल्यू हम लोग √2 से बड़ी ले लें तो ठीक, ये यहां पे प्रूफ कर दिया गया है। कितना इंटरेस्टिंग है ये, बस थोड़ी बुद्धि लगती है, थोड़ा ध्यान लगता है। इसको नोट कर लीजिए, समझ भी लीजिए शांति से, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाए, आना चाहिए ठीक। और इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप अच्छे से ले सकें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, खास तौर पे बोर्ड के साथ साथ JEE मेंस वगैरह की, उनमें ये क्वेश्चंस आएगा। ये नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा नीट वालों के लिए, तो वो वहां नहीं पूछा जाएगा। JEE मेंस के लिए सवाल बनता है, ये JEE मेंस में अच्छे सवालों में ये चीज कही जाती है। तो ये आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को भी देखने की तैयारी करते हैं। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज, डिस्टेंस स्लिट में दे रखा है 5 मिलीमीटर, एंड द स्लिट 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, कैपिटल D है। 2 interference patterns can be seen on the screen, one due to light of wavelength 480 nanometer and the second one is 600 nanometer से है। What is the separation on the screen between the third order
ब्राइट फ्रिंज ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न, बहुत ही सरल है, x3 दोनों का निकाल के घटा मारो। हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए आप वैल्यू लिखते हैं xn बराबर n d लेमडा बाई डी, या ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। अब यहां पर x3 अगर लेने जाएंगे पहले वाले की तो लिख सकते हैं 3 लेमडा डी अपॉन डी, और इसी तरीके से दूसरे वाले की लिखें तो x3 डैश लिख दीजिए 3 लेमडा डैश डी अपॉन डी, बाकी सब कांस्टेंट है, लेमडा ही बदल रहा है। इनके सेपरेशन यानी डिफरेंस निकालना है, तो x3 डैश माइनस x3 घटा मारें, इसमें से सब कुछ तो कांस्टेंट है, लेमडा ही बदल रहा है। 3 लेमडा डैश माइनस लेमडा डी लेमडा अपॉन डी, वैल्यूज पुट कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। 3 रखते हैं, 600 माइनस 480 नैनोमीटर में लिखा है तो 10 की पावर माइनस 9, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, स्मॉल डी दे रखा था 5 मिलीमीटर। सारी वैल्यूज फीड कर दी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.07 मिलीमीटर, और ये रहा आपका आंसर। इस तरह से सवाल होगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं और आप 100% ऐसे सवाल कर पाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद हो, शांति से आप इन सवालों को कर पाएं। नोट कर लीजिए, करेंगे अगला सवाल बेटा। बहुत ही आसानी से इन सवालों को लगाया जा सकता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 का ही सेकंड पार्ट है इंटरनल चॉइस के अंदर। तो पूछा है इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी की वैल्यू है, and are illuminated with a mixture of two wavelengths, lambda 750 nanometer, lambda just 900 nanometer, at what distance from the common central bright fringe? On a screen 2 meter away, 2 meter from the slits, will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other? एक की ब्राइट दूसरे से कोइंसाइड कर जाए। तो आपको मैंने अपने वन शॉट में और भी कई जगह समझाया है कि जब भी कोइंसिडेंस का मामला हो तो ये रेशियो काम करता है, n अपॉन n डैश इज इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा। इसको याद कर लीजिए। आपको कैसे काम होता है, मान लीजिए कि किसी का n वाली फ्रिंज n डैश से कोइंसाइड कर रही है, तो n डी लेमडा अपॉन डी फ्रिंज विड्थ के बराबर ही तो होगा भाई, जो कोइंसिडेंस हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार और समझा दूं, लेकिन जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। यहां पे मान लीजिए कोइंसाइड कर रही है, तो जिसका कोइंसाइड कर रही है उसका n नंबर है तो n बीटा, दूसरे की कोइंसाइड कर रही है n डैश तो n बीटा डैश, यही तो मतलब हुआ। तो n, ये n बीटा लिखा हुआ है, बहुत आसान होता है ये सब। n बीटा इज इक्वल टू n डैश n बीटा डैश, तो इसको n लिख देते हैं, फिर लिखते हो d लेमडा अपॉन d, इसको लिखते हो n डैश d लेमडा डैश अपॉन d, d d जाता है कट, और n अपॉन n डैश की वैल्यू आ जाती है लेमडा डैश अपॉन लेमडा। इसी को मैं याद करने की बात कर रहा था, जो मैंने डराइव करके भी दिखा दिया है। इसको याद रखिएगा कोइंसाइड जब करता है, क्योंकि ये सवाल अक्सर बनते हैं और फटाफट लगाने के काम आ जाते हैं। खैर यहां पर समझ लेते हैं, n अपॉन n डैश, लेमडा डैश कितनी है 900 नैनोमीटर और ये 750 नैनोमीटर, इससे रेशियो मिल गया 6/5। आप कह सकते हैं छठी फ्रिंज इसकी मिनिमम में और 5वीं फ्रिंज इसकी। 1 मिनट के अंदर सवाल हो गया आपका। अगर आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं y डैश 5 या y6 और सीधे लगा दीजिए n डी लेमडा अपॉन y6 निकाल रहे हो तो लिख दो 6, मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले, n डी लेमडा अपॉन डी, छठी के लिए निकाल रहे हैं 6 लिखा, फिर 2 मीटर, लेमडा हो गया 750,
स्मॉल डी 2 इंटू 10 की पावर -3 और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4.5 मिलीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से सवाल ये बनते चले जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये फैक्ट को, ये फंडे को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोइंसाइड करने वाले सवाल बनते हैं। और ये आपकी एक बार समझ में आ गया, आते ही आप वाउच करेंगे, अरे मिल गया छक्का, फुल टॉस गेंद मिल गई मोदी मिसाइल मिल गया। ठीक, तो ये मैं थोड़ा शुरू से दिखा देता हूं, जैसे आप बन जाएं मोदी मिसाइल और अपना काम बना लें। कुल मिला के आपका काम बनना चाहिए, चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये है कहानी। इसको अभी थोड़ा और ऊपर कर दूं तो शायद एक ही स्क्रीनशॉट में आंसर सहित काम बन जाए आपका। ये इसको नोट डाउन कर लें आप, और पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर दोनों ही दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इस क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखने की कोशिश करते हैं। फिगर शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से इसको गाढ़ा ले लूं, दिखेगा नहीं, रेडी ले लो ना। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टू थिन कोएक्सियल लेंसेज 1 and 2 विद फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये F1 है प्लस 24 सेंटीमीटर, और इस F2 की है जहां तक 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस 1। यहां से जो डिस्टेंस है इसका वो 6 सेंटीमीटर है, एंड द लेंस सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। Where does the system of two lenses produce an image of the object AB? इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा, हमको ये निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है, देखिए कितना सरल है और कैसे बनने वाला है। पहले लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर फर्स्ट लेंस U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर है तो -6 लिखेंगे आप, -6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई होगी आपके। आगे की बात करते हैं। F दे रखा है प्लस 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हमें V निकालना है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। 1/24 प्लस का, और माइनस रखोगे तो -1/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 24, एलसीएम हो जाएगा 1 - 4, तो 1/V माइनस 3/24, तो V की वैल्यू आ जाएगी -8 सेंटीमीटर। 8 × 24 -8 सेंटीमीटर। -8 का मतलब है कि इसका जो इमेज है इधर ही, कोई और कलर लेके बताते हैं, इसका जो इमेज है 8 सेंटीमीटर इधर ही बनने वाला है। 8 है ना, यहां कहीं बन जाएगा इमेज 8 सेंटीमीटर, ये इधर पहली इमेज। इसको इंटरमीडिएट इमेज कह सकते हो। मैं I1 डैश बोल रहा हूं, देख समझ में आ रहा है ना। दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर यहां ना लिखो, ये 8 सेंटीमीटर। ये V इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर का मतलब माइनस में है, तो इधर ही 8 सेंटीमीटर बना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग लेंस 2 फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए U कितना लोगे बताओ तो जरा जल्दी से कमेंट करो। U की वैल्यू कितनी होगी, तो U की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये, 18 सेंटीमीटर -18 सेंटीमीटर। अगर ये नहीं लिया तो गई भैंस पानी में और F2 की वैल्यू दे रखी थी +9 सेंटीमीटर। अब V निकाल, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F2। V निकालना है तो 1/V इज इक्वल टू 1/F2 प्लस 1/U।
F2 कितना है 1/9 - 1/18, एलसीएम हो गया 18, 2 - 1 - 1/18, तो दिख रहा है v की वैल्यू -18 आती दिख रही है, +18 आती दिख रही है, तो v की वैल्यू आती दिख रही है +18 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है आपका, यानी 18 सेंटीमीटर। यहां v2 भी लिख सकते हैं आप, कि ऊपर से ना मिले, ये आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, आप ये सब लिखा सकते हैं, इतने समझदार तो मेरे ख्याल से हैं ही आप। तो यहां पर ये जो कहां बनेगी इमेज, यहां से 18 सेंटीमीटर, यहां से, यहां दिखेगा नहीं, बनाते हैं चलो, यहां कहीं बनेगी 18 सेंटी, ये की डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, यहां दूर 18 सेंटीमीटर बनेगी, तो ये फाइनल इमेज होगी आई। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। और देखिए एक ही स्लाइड में मैंने सवाल कर दिया, तो ऐसे सवाल, और आप भी कर देंगे, ऐसे सवाल टफ नहीं होते हैं, इसको देख के घबराना नहीं है, ये सरल होते हैं। बस एक लेंस लगाओ, दूसरा लेंस लगाओ, काम तमाम। 3 हो तो तीसरा लगाओ, चौथा आता नहीं, 3 आएगा भी तो भी बड़ा हॉट्स हो जाता है, दम नहीं रहता, कुछ ना कुछ आसान रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी फॉर यू। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखिए, इस कमेंट करके बताइएगा, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में लिखना है। जरा बताइए इनका ऑर्डर, वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में, कमेंट करिए जल्दी से, बताएं। एग्जाम है, अब तो तैयारी हो चुकी होगी, ये थोड़ी कहेंगे कि पढ़ा नहीं है, तो बताएं इसको। मैं लिख रहा हूं, देखिए मैच करके देखें। वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में क्या बनेगी, क्या बनेगा हिसाब। सबसे बड़ी वेवलेंथ ऊपर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लिखा, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज लिख दो, और लास्ट में गामा। तो ये सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है इसका आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस रूप में आप लिखेंगे वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में। राइट वन यूज ईच ऑफ एनी 2 ऑफ देम, किन्हीं 2 का यूज लिखना है। तो माइक्रोवेव्स का यूज तो हम लोग को पता ही है, राडार सिस्टम में, इन राडार सिस्टम, और भी नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन वगैरह में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट, और भी जगह एयरक्राफ्ट नेविगेशन। गामा सेल्स, गामा रेज, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। तो ये कहानी इसकी, ये इसके यूसेज हो गए। ईएम वेव का ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आसानी से कर लेंगे, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। सेक्शन सी, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा बेटा, बड़े प्यार से कर लेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। देखिए एकदम मोहब्बत से विच ऑफ द, अच्छा पहले पढ़ तो लें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on a photosensitive metal surface of work function phi naught,
where phi naught is less than h nu, here h is a Planck's constant, then the emission of photoelectrons take place. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is given by K max is equal to h nu minus work function. If the frequency of the incident light is nu naught, is called threshold frequency. The photoelectrons are emitted from metals without any kinetic energy. So h nu naught is equal to work function. ये हम लोगों ने पढ़ाई है, थ्योरी में है ही, फिर भी इन्होंने दिया है, बड़ी अच्छी बात की है. Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? तो वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड de Broglie वेवलेंथ की बात की है. तो de Broglie वेवलेंथ क्या होती है? de Broglie, पढ़ते de Broglie हैं, लिखते इस तरीके से. लेमडा की वैल्यू होती है h अपॉन p. आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से, h मोमेंटम है. इसका मतलब क्या हुआ? लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आप जान रहे हैं कि इसमें तो कोई ग्राफ ही नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ग्राफ नंबर डी इज द करेक्ट वन. ये ग्राफ, ये तो लेमडा बढ़ाने पे पी बढ़ रहा है, हो ही नहीं सकता, इसमें है ही नहीं कुछ. लेमडा बढ़ाने पे लीनियरली घट रहा है, ये भी नहीं होगा. डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये रिलेशनशिप मिल रही है. मेरे ख्याल से आप इसको पचा पाए होंगे, मतलब समझ पाए होंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. हट जाता हूं एक बार, आसानी से प्यार से इसको देख लीजिए. स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा जाग उठी है तो वो भी ले लें आप. चलते हैं अगले सवाल पर. केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2. द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K max of the emitted photoelectrons with frequency nu of the incident radiation can be represented by. हम इक्वेशन जानते हैं, इन्होंने दी भी थी कि K max की जो वैल्यू है h nu माइनस इन्होंने दे रखी है phi naught. अब द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K max ऑफ द, इससे दे रखी है. अगर यहां पर हम लोग K max को शून्य कर दें, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या K max को शून्य कर दें, K max को 0 पुट कर दें, उस समय हमारा h nu माइनस phi naught विल बी 0 और हमें phi naught की वैल्यू मिल जाएगी h nu नॉट कह देंगे उसको, ये वैल्यू मिल जाएगी. तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो कौन सी वैल्यू समझ में आती है? तो न्यू की वैल्यू हमारी न्यू नॉट से कम होनी चाहिए. न्यू की वैल्यू यहां न्यू नॉट से कम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. तो साहब कौन सी बन रही है? आंसर इज सी. ये आंसर ही मिलेगा आपको यहां पर, क्योंकि ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का आर्म है, ये K max का आर्म है. यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी अगर 0 कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी 0 कर दी है, तो K max भी 0 हो गया है. तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं तो यहां पर है ना वर्क फंक्शन कुछ, यहां तो वर्क फंक्शन भी 0 है. y इंटरसेप्ट होता है वर्क फंक्शन, इधर वाला पार्ट, और यहां पे वर्क फंक्शन पॉजिटिव मिल रहा है. तो ये तो गड़बड़ हो गई बात. नीचे मिलता है वर्क फंक्शन 0, फ्रीक्वेंसी की रेंज ही नहीं आई इसमें, तो y इंटरसेप्ट इधर निगेटिव चला जाएगा. और यहां की तो बात ही छोड़ दीजिए, कर्व ले लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है. आंसर इज सी. ध्यान से देखिए यहां पर, ओनली सी इज पॉसिबल. तो आंसर सी इज पॉसिबल यहां पे, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और इसी में मैं आपने पढ़ा होगा, जब आप इसको इस ग्राफ को आगे ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये जो y इंटरसेप्ट मिलता है इसको ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. phi naught की वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट आता है
ये इसी में आएगा, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो यही 0 हो गया है। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। तो दिस इज द ग्राफ जहां पर ये वैल्यू आएगी के मैक्स 0 करने पर। तो के मैक्स 0 अगर किया है, के मैक्स 0 करने का मतलब है y0। तो हमें यहां पर देखिए फाई नॉट ये वैल्यू मिल रही है के मैक्स 0 करने पर। एच न्यू नॉट इज, या न्यू नॉट की वैल्यू करें, न्यू की वैल्यू करें, मैथमेटिक्स अब मैथ्स वाला बच्चा समझ पाएगा। तो ये न्यू नॉट अपॉन एच कुछ वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू आ रही है यहां पर। देखिए यहां पे नहीं आ रही है, 0 आ रही है, और यहां पे भी वैल्यू न्यू की कुछ और ही निगेटिव जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, केवल इसी में एग्जिस्ट कर रही है। मैथमेटिकल देखें तो बायो वाला बच्चा इस ग्राफ को याद कर ले। ठीक है, तो आंसर इज सी। अगली बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये तो आपने पढ़ा होगा। आंसर इज, बोलो कि आई बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी बढ़ेगी? तो आंसर है ए, ये डायग्राम। करंट आई बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू आई बढ़ेगी। ये आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो रिलेशनशिप देखी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है, द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, ये V नॉट है देखिए इधर, और ये 1 अपॉन लेमडा के बीच में ग्राफ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। इज शोन इन द फिगर φ1 φ2 φ3, ये φ1 φ2 एंड φ3 ये देखिए बने हुए हैं। आर वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनके रेशियोज के बीच में कुछ फिगर्स लिखी हैं, तो इनको देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो φ1 φ2 φ3 हैं, ये 1 अपॉन लेमडा की वैल्यूज ये दे रखी हैं। आइए देखते हैं कैसे इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। हम जो वैल्यूज देखिए जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो के मैक्स की इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, आइंस्टाइन वाली इक्वेशन, वो रहती है ई वी नॉट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन हमको मालूम है बेटा। अब न्यू को हम लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि लेमडा चाहिए, तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने यहां चेंज कर दिया है। अब इस ई को हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट एच सी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन लेमडा इधर, और फिर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड है, माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस वाली इक्वेशन में हम वी नॉट वर्सेस 1 अपॉन लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। ये देखिए वी नॉट और 1 अपॉन लेमडा इधर आराम से हमको दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू चाहिए, और यहां पर 1 अपॉन लेमडा दे रखा है। तो यहां पर इन तीनों वैल्यूज पर वी नॉट की वैल्यू कितनी है? ये तो वी नॉट की वैल्यू 0 है। तो एट वी नॉट इज इक्वल टू 0, ये क्या फॉर्म पकड़ेगा देख लेते हैं। तो यहां पर वी नॉट इज इक्वल टू 0 जब आपने पुट किया, तो 0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। यहां पर ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ई इधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ई से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे कई बायो वाले बच्चे होंगे जो कंफर्टेबल रहते होंगे, फाई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई लेमडा, ऐसे लिख लीजिए। ई से ई गया कट, तो फाई नॉट की वैल्यू देखो बेटा क्या आ गई, एच सी अपॉन लेमडा। एकदम आराम से समझिए। अब यहां पर अगर हमें रेशियो निकालना है, फर्स्ट का फाई नॉट, सेकंड का फाई नॉट और तीसरे का फाई नॉट का रेशियो, तो हम क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लेमडा 1, एच सी अपॉन लेमडा 2 और एच सी अपॉन लेमडा 3। बहुत आसानी से 1 अपॉन लेमडा 1 कितना दे रखा था, 0.001,
तो यहां पर मैं वैल्यू को वापस कलर चेंज करते हुए इसको लिख सकता हूं 0.001 HC, यहां लिख सकता हूं 0.002 HC, और इसको लिख सकता हूं 0.004 HC, ये लिखी हुई वैल्यू 0.004। अब आप जानते हैं जब रेशियो लिखा जाता है तो HC को हटाल दीजिए और पॉइंट को भी हटा देंगे, मतलब रेशियो तो रेशियो के फॉर्म में ये आ गया 1:2:4, और यही आपका आंसर है। यानी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आंसर इन 1:2:4, आंसर इज सी। एकदम दिखाई पड़ रहा है तो इसको मैं नीचे कर लेता हूं और यहां पर इसको बड़े प्यार से मैं लिख देता हूं, क्या, आंसर इज सी, आंसर इज सी। इस तरीके से ये आप सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं और आप अपने सवाल को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अंतिम पार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वन शॉट वीडियो का। ये जो वन शॉट वीडियो हैं ये पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ कवर कर देंगे। साथ में डेरिवेशन का लिंक अलग है, वो भी आप देख लीजिए, डेरिवेशन भी कवर्ड। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री के आपको बना के दिए कि एक चीज समझ में आ जाएगी, टॉप नॉच क्वालिटी, जबरदस्त तरीके से आपको सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। खैर, आगे की बातचीत करते हैं और इस क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करेंगे। A metal of work function 3.3 electron volt is illuminated by light of wavelength 300 nanometer. The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted is taking H बराबर this one. तो K max की वैल्यू जो हमारे पास रहती है वो रहती है H nu माइनस phi, ऐसे लिख देते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आगे की तो मैं यहां लिख सकता हूं HC अपॉन लेमडा माइनस phi नॉट। ये phi नॉट यहां भी लिखा जा सकता है, वर्क फंक्शन ही घटता है इसमें से बेसिकली, phi नॉट ऊपर भी ओके ही था। तो ये वैल्यू हो गई HC अपॉन लेमडा माइनस phi नॉट। और अब वैल्यू रख देनी चाहिए, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो वैल्यू हो गई H की 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C है 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा कितना है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो, और साथ में इसका 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो ये वर्क फंक्शन हो गया और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया और ये है आपका आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो इस तरह से ये आपका सैंपल पेपर हो जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। मेरी कोशिश या चिंता यही रहती है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर कट मैसेज की तरह जाए और आपकी समझ में आए। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू, बाय।